है दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है सिलोलिज्म। ये सिलोलिज्म जो है रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो हम इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और बेसिक से एडवांस की ओर चलते जाएंगे। आज हम देखेंगे कि किस तरह कौन सी कंडीशन पे हमें कौन सा वेन डायग्राम बनाना है। बहुत सारे लोग शॉर्टकट बताते हैं बट वो जो है कहीं ना कहीं गलत हो ही जाता है। तो आप सिलोजिज्म को बिल्कुल वेन डायग्राम से सोल्व करेंगे तो ये बहुत ही आसान होगा और बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन भी आपको देगा। तो गाइस हम देखेंगे बिल्कुल बेसिक से एडवांस की ओर। तो देखते हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन आती है तो हमें किस तरह के जो है वो वेन डायग्राम बनाना चाहिए। तो सबसे पहले जो मेन जो आपने हर कहीं पढ़ा होगा वो पढ़ी होगी सम वाली कंडीशन। आपको लिखा हुआ आता है सम ए आर बी। अगर हमें कभी ऐसा डायग्राम बनाना पड़ गया सम ए आर बी, पहले बात तो सम का मतलब क्या होता है? कॉमन। कहीं पर भी सम आ जाए मतलब आप दो चीज़ों में कॉमन बताना है। तो हमें ए और बी के बीच में कॉमन बताना है। तो हम किस तरह बताएंगे? सम ये हमारा ए हो गया अब और ये हमारा बी हो गया। तो अब हमें ए और बी के बीच में कॉमन बताना था तो ये हिस्सा अपन ने ए और बी के बीच में कॉमन बता दिया। तो ये हो गया हमारा सम ए आर बी। ठीक है गाइस, कहीं पर भी सम आ जाए तो उसका मतलब होता है कॉमन, मतलब हमें दो चीज़ों के बीच में कोई भी एक चीज़ कॉमन बतानी है। तो ए और बी के बीच में हमें कॉमन बताना था तो हमने ये वाला जो पार्ट है वो कॉमन कर दिया। तो ठीक है गाइस, आप सम ए और बी का डायग्राम इस तरह से बनाएंगे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले डायग्राम की ओर। अब अगर हमारे पास कंडीशन हो कि ऑल ए आर बी, अगर हमें लिखा जाए ऑल ए आर बी, तो अपन किस तरह से वेन डायग्राम बनाएंगे? हमें जो है इस ए को किसके अंदर बनाना है? बी के अंदर बनाना है। अपन ये पहले वाला ऐसे अंदर छोटा बनाएंगे और जो सेकेंड वाला होगा उसको अपन ऐसे बाहर बड़ा बनाएंगे। हमें कहा गया था कि जितने भी ए है वो सब बी है, तो हमने बताया कि जो ए है छोटा वाला पार्ट हमारा ये सब क्या है? बी। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अगर हमें किसी चीज़ को बताना हो कि ऑल ए आर बी मतलब कि जो पहले वाला पार्ट है वो दूसरे वाले पार्ट के अंदर होगा, तो ये जो ए है ये इस बी के अंदर है। अब हमारी थर्ड कंडीशन है सम ए आर नॉट बी। अगर कहीं पर इस तरह लिखा आ जाए कि सम ए आर नॉट बी मतलब कि कुछ ए जो है वो भी नहीं है, तो अपन कैसे बनाएंगे? हाँ, अपन सबसे पहले ए वाले को ड्रॉ करेंगे, फिर अपन बी वाले को ड्रॉ करेंगे और इनके बीच में अपन एक क्रॉस का साइन लगाएंगे। बट यहाँ पे लिखा है सम। सम का मतलब होता है कुछ ही कॉमन है। अपन देख चुके हैं ना, सम का मतलब होता है कॉमन, पर यहाँ लिखा है कि कुछ कॉमन नहीं है मतलब बाकी का कॉमन है। तो इस ए के अंदर अपन एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे और इस वाले सर्कल का क्रॉस रिलेशन करेंगे इस बी के साथ। अगर अपन ने कहीं पर क्रॉस रिलेशन बना दिया है उसका मतलब होता है कि इसका इसके साथ कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। अगर मैंने ए और बी के बीच में क्रॉस रिलेशन लगाया है तो इसका मतलब होगा कि कोई भी ए जो है बी कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। कोई बी कभी ए नहीं होगा, कोई ए कभी बी नहीं होगा। पर यहाँ पे जो अपन ने क्रॉस लगाया सिर्फ इस छोटे से सर्कल के साथ लगाया, मतलब ए का जो इतना छोटा सा वाला पार्ट है ये कभी भी बी नहीं होगा। बाकी ये वाला हिस्सा है, हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ में हो सकता है कि ये वाला हिस्सा क्या हो? बी हो, पर ये जो छोटा सा हिस्सा है ये कभी भी नहीं होगा। अगर हमें इस तरह से लिख दिया जाए कि सम बी आर नॉट ए, तो अपन डायग्राम कैसे बनाएंगे? ये जो बी का हिस्सा रहेगा ये कभी भी ए नहीं हो सकता, पर सिर्फ सम मतलब ये जो कुछ वाला छोटा वाला जो हिस्सा होगा ये कभी भी ए नहीं हो सकता है। ठीक है गाइस, आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं हमारी अगली कंडीशन कि उसका वेन डायग्राम अपन किस तरह बना। अब हमारे पास चौथी कंडीशन है कि नो ए आर बी मतलब कि कोई भी ए बी नहीं है। तो अपन यहाँ ड्रॉ करेंगे ए, यहाँ अपन ड्रॉ करेंगे बी और इन दोनों के बीच में अपन लगाएंगे क्रॉस का रिश्ता, मतलब कि कोई भी ए कभी भी बी नहीं हो सकता है और कोई भी बी कभी भी ए नहीं हो सकता है। नो का मतलब बिल्कुल नो, आप कभी पॉसिबिलिटीज़ में भी उसको सच नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जब हमें इस तरह से दिखाना हो कि नो ए आर बी तो अपन ए का डायग्राम अलग बनाएंगे, बी का अलग बनाएंगे और उनके बीच में लगाएंगे क्रॉस रिलेशन। अगर यहाँ लिखा होता नो बी आर ए तो अपन बनाते ये जो बी है
ये कभी भी ए नहीं हो सकता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। तो गाइस अभी हम सिर्फ ये 4 कंडीशन देखी। जो आइदर और की जो कंडीशन है वो जब अपन एडवांस लेवल पे थोड़ा बढ़ जाएंगे ना, जब आपको अच्छे से समझ में आ जाए तब अपन देखेंगे। अभी अपन इन 4 केसेस को देखेंगे और इनके ऊपर जो भी बेस्ड है वो क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है गाइस। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमें कुछ टर्म्स आती है जिनके द्वारा हमको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कहीं क्वेश्चन में आपको लिखा जाए एंड, ईच, एवरी, तो इस सब का मतलब आपको होगा ऑल। मतलब अगर आपको ऐसे कहीं क्वेश्चन में दे दिया जाए कि एंड ये जो है ईच ए, अगर आपको कहीं क्वेश्चन लिखा आ जाए कि ईच ए आर बी, तो आप ऑल वाला डायग्राम ही बनाएंगे। अभी अपन ने देखा था ऑल वाला डायग्राम कैसे बनता है, ये ए अंदर बनेगा और ये बी बाहर बनेगा, मतलब कि ऑल ए आर बी। तो ईच ए आर बी के लिए अपन यही डायग्राम बनाएंगे। इसी तरह अगर आपको लिख दिया जाए एवरी ए आर बी, तब भी आप ऑल वाला डायग्राम बनाएंगे। अगर आपको एंड भी लिख के दे दिया जाए तब भी आप ऑल वाला डायग्राम ही बनाओगे। इसी तरह हमारे पास और कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि एटलीस्ट, सम, एट मोस्ट, जनरली, मोस्टली, इन सब का मतलब होता है सम। जब आपको कहीं ये वर्ड दिखे एटलीस्ट, मोस्ट, एटलीस्ट, सम, ऑलमोस्ट, मोस्टली, तब आप जो बनाओगे डायग्राम वो बनाओगे सम वाला, ठीक है गाइस। अगर हमें कहीं अगर हमें कहीं ये लिखा हो मिले एटलीस्ट सम, या फिर ऑलमोस्ट लिखा हो मिले कहीं क्वेश्चन में, कहीं मिले जनरली, कहीं लिखा हो मिले मोस्टली, तो इन सब का हमारे पास एक ही मतलब निकलेगा कि हमें सम वाला जो है वेन डायग्राम वो बनाना है क्वेश्चन में। अगर कहीं आपको लिख दिया जाए कि एटलीस्ट ए आर बी, तो आपको डायग्राम बनाना है सम वाला, ठीक है गाइस। इसी तरह अगर आपको मोस्टली लिख दिया जाए तब भी आपको डायग्राम बनाना है सम वाला, जनरली लिख दिया जाए तब भी डायग्राम बनाना है सम वाला। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं हम आगे और भी चीज़ें। अगर हमें क्वेश्चन में कहीं लिखा मिले कि जैसे कि ओनली बी इज़ ए, ओनली सिर्फ बी, ओनली, सॉरी गाइस मेरा पेन थोड़ी दिक्कत कर रहा है, ओनली बी इज़ ए, तो इसका अपन डायग्राम कैसे बनाएंगे? इसका अपन डायग्राम बनाएंगे उल्टा कर देंगे। अब ये जो बी है इसको अपन ऐसे कर देंगे ऑल ए आर बी, और यहाँ अपन ऑल वाला डायग्राम बना देंगे ये, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लिखा मिले, मैं एक बार और नीचे समझा देती हूँ अच्छे से। अगर कहीं पर हमें लिखा हुआ मिला ओनली डी इज़ जेड, तो इसका डायग्राम अपन कैसे बनाएंगे? अपन ऑल का डायग्राम बनाएंगे और ऑल वाले के अंदर जेड को अंदर लेंगे और डी को बाहर लेंगे। अपन इसको उल्टा कर देंगे, जो पीछे था उसको अपन आगे ले लेंगे और जो आगे था उसको पीछे कर देंगे। इसको अपन कर देंगे ऑल जेड आर डी, ठीक है गाइस। अगर कहीं पे लिखा हो मिले अपने को ओनली डी इज जेड, तो हमें उसको उल्टा करना है ऑल जेड आर डी। आगे वाले को पीछे ले जाना है और पीछे वाले को आगे लेके आना है। ओके गाइस, ठीक है। अपन देख ही चुके हैं कि एटलीस्ट सम वालों के लिए अपन सम का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और एवरी वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो अब हमें लगता है कि हमें बढ़ जाना चाहिए हमारे क्वेश्चन की ओर, ठीक है गाइस। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, आई होप ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, विजिबल। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है सम किड्स आर स्मॉल। कुछ बच्चे जो है वो क्या हैं? छोटे हैं। सम किड्स और स्मॉल, हमारी पहली कंडीशन है सम किड्स आर स्मॉल। हमें यहाँ पे सम वाला डायग्राम बनाना है, तो मैं बना दूंगी सम किड्स क्या है? स्मॉल है। इन दोनों के बीच में ये मैंने कॉमन बना दिया। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ सम का मतलब होता है कॉमन, तो मैंने यहाँ पे दोनों के बीच में कॉमन बना दिया। फिर मेरे पास आई सेकेंड कंडीशन सम स्मॉल आर बिग, मतलब कुछ स्मॉल जो है वो क्या है? बिग। यहाँ पे भी सम वाली कंडीशन है, मतलब मुझे क्या बनाना है? कॉमन। तो सम स्मॉल आर
बिग, ये हो गया इन दोनों के बीच में कॉमन। हमारा थर्ड है ऑल बिग आर वाइज। तो ऑल वाली कंडीशन अपन कैसे बनाते हैं, अपन इसके अंदर उस वाले सर्कल को ले लेते हैं। तो जितने भी बिग हैं वो सब क्या हैं, वाइज है। तो ये बन गया हमारा वेन डायग्राम। अब अपने को देखना है कि कंक्लूजन्स कौन सा फॉलो कर रहा है और कौन वाला नहीं फॉलो कर रहा है। तो हमारा पहला कंक्लूजन है सम वाइज आर स्मॉल। कुछ वाइज ऐसे है जो कि स्मॉल है। तो अपने को क्या ढूंढना है, सम कहीं पे लिखा हो तो अपने को क्या ढूंढना है, कॉमन ढूंढना है। तो अपन देखेंगे कि इस वाइज और इस स्मॉल के बीच में कुछ कॉमन है क्या। तो अपन देखते हैं कि यस, ये वाला जो हिस्सा है इस वाइज और इस स्मॉल के बीच में कॉमन है। मतलब कि हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब देखेंगे हमारा सेकेंड स्टेटमेंट जो कि है सम किड्स आर वाइज। हमें फिर से कॉमन देखना है, हमें किड्स और वाइज के बीच में कॉमन देखना है कि किड्स और इस वाले वाइज के बीच में कुछ कॉमन है क्या। तो जब अपन ने यहाँ देखा था हमें तो कुछ भी कॉमन नहीं दिखा, ना इस किड्स के बीच में और इस वाइज के बीच में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अपन इसको क्या बोल देंगे, गलत। अगर क्वेश्चन में कहीं किसी जो वो पूछ रहा उसके बारे में नहीं दिया गया है तो अपन ज़बरदस्ती उसको पॉसिबिलिटी करके सच नहीं करेंगे, अपन उसको कांट से में गलत ठहरा देंगे। क्योंकि अब हमें नहीं पता है कि इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है या नहीं है, तो अपन कैसे बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है। तो कांट से में हम इसको सिर्फ गलत कर देंगे और सिर्फ फर्स्ट वाले को ही फॉलो करेंगे। जैसे कि फर्स्ट वाला हमें दिया गया था कि सम वाइज आर स्मॉल, तो हमें इस वाइज और इस स्मॉल के बीच में कॉमन ढूंढना था जो कि हमें यहाँ मिल गया था। फिर सेकेंड वाले स्टेटमेंट में अपने को लिखा था सम किड्स आर वाइज, तो हमें इस किड्स और इस वाइज के बीच में कॉमन ढूंढना था जो कि हमें कहीं नहीं मिला। तो हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। ओके गाइस, आपको फर्स्ट क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सॉरी पहले अपन इसका ये देख लेते हैं कि अपने को टिक भी तो करना है इनमें से आंसर कौन सा। तो हमारे यहाँ पे सही होगा इफ़ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। सिर्फ जो पहला वाला कंक्लूजन है वही फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है ऑल किड्स आर स्मॉल। जितने भी किड्स हैं वो सब क्या हैं, स्मॉल। यहाँ पे हमें ऑल वाली कंडीशन दी गई है। फिर हमें दे रहा है सम मेन आर स्मॉल, मतलब हमें कॉमन बनाना है। कुछ मेन जो है वो क्या है, स्मॉल है। ठीक है। फिर हमें दिया है ऑल मेन आर बोरिंग। फिर से हमें ऑल की कंडीशन दी गई, मतलब हमें इस आगे वाले को अंदर रखना है और पीछे वाले को बाहर बड़ा गोला बनाना है। तो जितने भी मेन हैं वो सब क्या हैं, बोरिंग है। अब अपन बढ़ेंगे कंक्लूजन की ओर और देखेंगे कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो हो रहा है और कौन सा फॉलो नहीं हो रहा है। तो हमारा पहला कंक्लूजन है सम बोरिंग आर स्मॉल। क्या बोरिंग और स्मॉल के बीच में कुछ कॉमन है, ये बोरिंग रहा, ये रहा स्मॉल। हाँ, इन दोनों के बीच में ये को वाला हिस्सा जो है वो कॉमन है। तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट बन जाएगा। हमें देखना था इन दोनों के बीच में कॉमन, सब मतलब कि हमें देखना था कॉमन। तो हमने देखा बोरिंग और स्मॉल के बीच में हमें ये वाला हिस्सा जो है कॉमन मिला। तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो गया। अब हमारा स्टेटमेंट सेकेंड हमें कहता है सम स्मॉल आर किड्स। हमें स्मॉल और किड के बीच में कॉमन देखना है। तो अपन ने स्मॉल और किड के बीच में कॉमन देखा तो हमें ये वाला हिस्सा क्या है, कॉमन मिला। देखो गाइस, कॉमन का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि ये चीज़ अगर मैंने बना दी है ए और बी के बीच में तो ये हिस्सा कॉमन है। कॉमन इस तरह से भी बन सकता है, ये ए है बी है तो ये भी क्या कॉमन है, क्योंकि ये जो ए है ये पूरा इस बी के अंदर ही तो है। तो ये भी क्या है, ये जो ए है इस बी का हिस्सा है, मतलब इन दोनों के बीच में ये चीज़ कॉमन है। तो कॉमन अगर कहीं पे पूछा जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि अपन सिर्फ इसी वाले को करेक्ट करेंगे। अगर कहीं हमें ये ऑल वाली सिचुएशन भी मिलती है तो वहाँ पर भी हमारा कॉमन वाला पॉइंट करेक्ट बनेगा। तो हमारा सेकंड पॉइंट था हमें स्मॉल और किड्स के बीच में कॉमन ढूंढना था। तो हमने देखा कि ये स्मॉल है, ये किड्स है और ये किड्स पूरी तरह से स्मॉल के अंदर है, मतलब क्या है, कॉमन है। तो हमारा सेकंड पॉइंट भी क्या बन गया, करेक्ट बन गया। तो यहाँ पर जो है हमारे दोनों कंक्लूजन फॉलो हो रहे हैं। ठीक है गाइज, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं दोबारा एक्सप्लेन करके दोबारा वीडियो में ज़रूर बता दूँगी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है ऑल बैग्स आर पेन। जितने भी बैग है वो सब क्या है, पेन है। तो ऑल वाले कंडीशन में अपन बाहर जो पहला आता है उसको अंदर लिखते हैं और जो बाहर आता है उसको बड़े वाले गोले में लिखते हैं। तो जितने भी बैग है ये सब इस पेन का हिस्सा है। सेकेंड वाली कंडीशन में वो हमें कहता है ऑल पेन आर रबर। जितने भी पेन है वो सब क्या है, रबर है। ठीक है गाइस, जितने भी पेन है सॉरी गाइस बैकग्राउंड नॉइस के लिए, आई एम रियली सॉरी। जितने भी पेन है वो सब क्या है, रबर है। तो अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की ओर कि कौन सा कंक्लूजन यहाँ पे सही हो रहा है। तो हमारा पहला कंक्लूजन है ऑल रबर आर बैग्स। जितने भी रबर है क्या ये सब बैग्स हैं। देखते हैं कि जितने भी रबर यहाँ पे दिए गए हैं वो बैग्स हैं। तो ये रबर है, ये वाला हिस्सा क्या है हमारा, बैग है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सारे के सारे जो रबर है ये तो बैग नहीं है। अगर हमें यहाँ पे ऐसा लिखा होता ऑल बैग्स आर रबर तो हमारा ये वाला पॉइंट सही बनता, क्योंकि ये जो बैग है ये किसके अंदर आ रहा, इस रबर के अंदर आ रहा है। पर ये रबर जो है ये इस बैग के अंदर नहीं आ रहा है। तो ये तो स्टेटमेंट हमारा फॉल्स बन जाएगा। कैसे फॉल्स बन जाएगा, ऑल रबर आर बैग्स, हमें इस रबर को देखते कि यह बैग्स के अंदर है, नहीं है। पर ये जो बैग्स है ये रबर के अंदर है, ये बैग्स इस रबर का हिस्सा है। ये जो रबर है ये इस बैग का हिस्सा नहीं है। तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट गलत हो जाएगा। हमारा स्टेटमेंट सेकंड है सम पेन आर बैग्स। क्या कुछ पेन जो है वो बैग्स है। तो अपन देखते हैं कि ये जो बैग है ये इस पेन का हिस्सा है, मतलब कि ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। मतलब ये दोनों क्या है, कॉमन है ना। गाइस सॉरी, मैं एक बार फिर से आपको ये समझाती हूँ। ओह रियली सॉरी गाइस। तो गाइस हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट था कि सम पेन आर बैग। ये जो कुछ बैग है ये क्या है, पेन है। तो अपन देखते हैं कि ये जो बैग है ये इस पेन का हिस्सा है। अगर ये इस पेन का हिस्सा है तो इन दोनों के बीच में क्या ये कॉमन है। तो ये वाला पॉइंट हमारा करेक्ट बनेगा, स्टेटमेंट सेकेंड। और हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था कि ऑल रबर आर बैग्स। क्या जितने भी रबर ये सब बैग है, नहीं। ये जो बैग है ये इस रबर का हिस्सा है। तो ये जो बैग है इस रबर का हिस्सा है। तो जितने भी बैग है ये सब रबर है, पर ये जो जितने भी रबर है ये बैग नहीं है। अगर हमें यहाँ स्टेटमेंट में उल्टा दिया होता, यहाँ पर बैग लिखा होता, यहाँ पर रबर लिखा होता, तभी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट बनता। पर इस जगह ये स्टेटमेंट गलत बन रहा है, क्योंकि ये जो बैग है ये इस रबर का हिस्सा है, पर ये जो रबर है ये इस बैग का हिस्सा नहीं है। ये इस अगर इसको को छोड़ दे अपन तो इसके बाद भी इस रबर का ये वाला हिस्सा क्या बच रहा है, जो कि बैग नहीं है। तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ स्टेटमेंट सेकंड ही फॉलो हो रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है ऑल वॉल आर हाउस। जितनी भी वॉल है वो सब क्या है, हाउस है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा है सम हाउस आर ग्राउंड, मतलब कि कॉमन बताना है। तो कुछ हाउस जो है वो क्या है, ग्राउंड है। फिर हमें दिया गया कि नो ग्राउंड इज बाउंड्री, मतलब हमें क्या लगाना है, क्रॉस का रिलेशन लगाना है। किसके बीच में, ग्राउंड और बाउंड्री के बीच में। तो कोई भी ग्राउंड कभी भी बाउंड्री नहीं हो सकता है और कोई भी बाउंड्री कभी भी ग्राउंड नहीं हो सकता है। यही हमने नो का मतलब सीखा था कुछ देर पहले। तो अब बढ़ते हैं हमारे कंक्लूजन की ओर। तो हमारा पहला कंक्लूजन हमें कहता है नो वॉल इज बाउंड्री। क्या कोई भी वॉल बाउंड्री नहीं हो सकता है, बिल्कुल कभी भी नहीं। वन सेकेंड, क्या कोई भी वॉल कभी बाउंड्री नहीं हो सकता है। तो ये रहा वॉल, ये रही बाउंड्री। अब इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है क्या, सिर्फ इन दोनों के बीच में तो कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है। अब ये वॉल कभी बाउंड्री हो भी सकती है, कभी नहीं भी हो सकती है, अपन तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि क्रॉस का रिलेशन जो है वो सिर्फ यहीं तक है। क्रॉस का रिलेशन तो सिर्फ इतना ही है,
तो अपन कैसे बोल सकते हैं कि ये जो वाल है ये कभी भी बाउंड्री नहीं हो सकती है? अपन नहीं कह सकते, तो कांट से में अपन इसको बोल देंगे गलत। हमें नहीं पता है कि वो हो सकता है या नहीं हो सकता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है नो हाउस इज बाउंड्री। क्या कोई भी हाउस बाउंड्री नहीं है? तो हाउस का जो ये वाला हिस्सा है जो कि इस जी के अंदर है, क्योंकि इस जी का बी के साथ क्रॉस का रिलेशन है, तो इस हाउस के इस वाले हिस्से का भी इस बी के साथ क्या होगा? क्रॉस वाला रिलेशन होगा। तो सम हाउस इज नेवर बाउंड्री, मतलब कुछ हाउस जो है कभी भी बाउंड्री नहीं हो सकते। बाकी हाउस का जो ये वाला हिस्सा है ये बाउंड्री हो सकता है, पर हाउस का जो ये वाला हिस्सा है ये कभी भी बाउंड्री नहीं हो सकता। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। ये दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि नो वॉल इज बाउंड्री, इसके और इसके बीच में हमें क्वेश्चन में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो कांट से में अपन इसको गलत कर देंगे। और नो हाउस इज बाउंड्री, अगर यहाँ पे इस पूरे हाउस की बात हो रही है तो पूरे हाउस का बी के साथ क्रॉस का रिलेशन नहीं है, सिर्फ इस वाले हिस्से का बी के साथ क्रॉस का रिलेशन है, तो सिर्फ यही वाला हिस्सा कभी भी बाउंड्री नहीं हो सकता है। बाकी ये वाला हिस्सा कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अपन नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट फॉलो नहीं होगा, और यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये करेक्ट बन जाएगा। नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलोज। तो गाइस थैंक्स, आज के लिए ये थे हमारे आज के कुछ कॉन्सेप्ट। इसी को मैं आगे भी ले जाऊंगी, जो आगे के हमारे क्वेश्चंस है वो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे रहेंगे। धीरे धीरे अपन एडवांस की ओर बढ़ते जाएंगे, और मैं आपको आइदर और वाले केस भी ज़रूर बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर कुछ आपको लगता है और भी सुझाव आप मुझे दे सकते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।